और चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाजार की। लगातार छठा कारोबारी दिन जब बाजार लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 130 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स गिरावट पर बंद हुए। पूरे हफ्ते हमने देखा कि बाजार में दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल संकेत भी कमजोर ही आ रहे थे, जिस तरह के डेटा आ रहे थे वहां से। और उसके बाद हमने देखा कि उसका दबाव भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला और निफ्टी करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली। और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी कमजोरी ही थी, करीब 2% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। सेक्टरल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा दबाव में थे मेटल्स शेयर। इस पूरे हफ्ते करीब 6% की गिरावट वहां पर थी। इसके बाद रियल्टी स्टॉक्स में काफी ज्यादा दबाव था, करीब 5.5% का। सरकारी कंपनियों में भी कमजोरी थी, 5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। और बैंक निफ्टी, एनर्जी, ऑटो, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी सभी यहां पर पूरे हफ्ते नेगेटिव रिटर्न ही यहां पर इस हफ्ता देखने को मिला है। तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो कि जहां पर कि पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। एफएमसीजी में गिरावट थोड़ी कम थी, लेकिन बाकी सभी सेक्टर देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिले हैं। अब निफ्टी में जो परफॉर्मर थे इस हफ्ते उन पर एक बार नजर डालें तो डिवीज लैब में काफी अच्छा प्रदर्शन था। फार्मा स्पेस से 3% की तेजी वहां पर देखने को मिली। एनटीपीसी में करीब 2% की तेजी थी और पावर ग्रिड और आईटीसी भी हल्के हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए हैं। लेकिन निफ्टी में टॉप लूजर्स थे अदानी एंटरप्राइजेस। यहां पर पूरा हफ्ता दबाव बना रहा और इस हफ्ते की अगर बात करेंगे तो 24% की गिरावट अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिली। सिप्ला में 6.5% की गिरावट थी। जेएसडब्ल्यू स्टील 6% टूटा और टाइटन और बीपीसीएल में भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप स्पेस में बात करें तो इस हफ्ते के टॉप परफॉर्मर था पीबी फिनटेक। डिलीवरी में 6% की तेजी देखने को मिली, कुछ फंड एक्शन के चलते। आईईएक्स में खबर आई और उसके बाद हमने देखा कि 6% की तेजी वहां पर भी थी। एक बड़ी तेजी आईईएक्स में देखने को मिली इस पूरे हफ्ते। वोल्टास और ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में लूजर्स की बात करेंगे तो अदानी विल्मर 17% टूटा ये स्टॉक। आदित्य बिरला फैशन में करीब 12% की गिरावट। टाटा टेली सर्विसेज 11%। जी एंटरटेनमेंट में हमने दोनों साइड के मूव देखे, लेकिन नेगेटिव रिटर्न ही रहा इस पूरे हफ्ते। 8% टूटा ये स्टॉक्स और कैनरा बैंक में भी करीब 8% की गिरावट देखने को मिली। तो ये था मार्केट का पूरा एक्शन। ओवरऑल अगर बात करें तो ये हफ्ता कुछ अच्छा नहीं रहा भारतीय बाजारों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनसीएलटी से जी एंटरटेनमेंट को अंतरिम राहत मिल गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। प्रशांत, अंकुर नहीं, हम राजेश आपके साथ हैं। जी। मेनली जो हियरिंग हुई है आज, उस पर अंतरिम राहत दी गई है जी एंटरटेनमेंट को एनसीएलटी के द्वारा। एनसीएलटी ने 22 तारीख को उन्हें इंसॉल्वेंसी में भेज दिया था। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग मतलब जाने के मतलब ये हो जाता है कि एआरसी नियुक्त हो गई थी और वो कंपनी की कामकाज को देखती। तो जी के पुनीत गोयनका पर्सनल कैपेसिटी में आज कोर्ट गए थे एनसीएलटी में, और कोर्ट में उनका आर्गुमेंट ये था कि ये जो केस है इसको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में भेजना चाहिए, ना कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए। क्योंकि और दूसरा उनका ये आर्गुमेंट ये था कि ये सिटी नेटवर्क्स को लोन था, जी सिर्फ एक गारंटर था, तो गारंटर को इसके लिए लायबल हेल्ड नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा उनका ये कहना था कि ये अगर होती है तो उनका जो सोनी के साथ मर्जर की प्रक्रिया चल रही है उसमें बाधा आएगी। इस पर जो इंडसइंड बैंक जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी इंसॉल्वेंसी में जाने के लिए, उनका ये कहना था कि एनसीएलटी में जी को 4-5 मौके दिए गए पर वो वहाँ नहीं आई कोर्ट में और ये हियरिंग से बचती रही। फाइनली एनसीएलटी कोर्ट जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने दोनों पार्टियों को 15 दिन का टाइम दिया है अपना रिप्लाई देने के लिए और मामले की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। तो जी एंटरटेनमेंट को एक अंतरिम राहत मिली है, लेकिन इस केस से फाइनली उन्हें
अभी क्लीन चिट मिलेगा कि नहीं ये आगे की सुनवाई पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल उन्हें राहत तो मिल गई है, लेकिन केस की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर एनएसई ने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बेंगलुरु में आयोजित एक वर्कशॉप में निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया। इस इंडेक्स के जरिए देश की नगर निगमों की ओर से जारी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा सकेगी। यह इंडेक्स कैसे काम करेगा और बॉन्ड मार्केट में इसकी कितनी जरूरत है, इन सब पहलुओं पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, फोकस में रहेगा एनएससी और उन्होंने जो है भारत का सबसे पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च कर दिया है। अब ये जो बॉन्ड इंडेक्स होंगे ये म्युनिसिपल के जो कॉरपोरेशन है वो इशू करने वाले हैं ये बॉन्ड्स। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अलग अलग मैच्योरिटी के रहेंगे ये बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के रहने वाले हैं। लेकिन क्या है ये इंडेक्स ये जानते हैं तो लगभग आप कह सकते हैं 28 म्युनिसिपल बॉन्ड्स लिस्टेड है। 10 इशूअर्स हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं अलग अलग शहर के, उनको इशूअर्स कहते हैं यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सबका जो क्रेडिट रेटिंग है वो AA कैटेगरी में होने वाला है। ये तो बात हुई आपकी इंडेक्स की, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका ऑफकोर्स बेनिफिट है कि ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देखने मिलता है। और याद रखिए अर्बन इंफ्रा में जो है ये फाइनेंसिंग का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और जो डिपेंडेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट को लेके या सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट को लेके तो वो अब कम हो जाती है। तो एक अच्छा फाइनेंसिंग प्रोसीडियर जो है दिखने मिल रहा है। लेकिन इसमें आप एज अ निवेशक उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स इन इश्यूज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये लिस्ट भी हो रहे हैं तो वो ट्रेड भी कर सकते हैं ये बॉन्ड्स। और ये एक लो डिफ़ॉल्ट रिस्क वाला जो है इन्वेस्टमेंट है। देखा गया एवरेज इनका जो एवरेज यील्ड होता है 7 से लेकर 9% तक होता है। और भी करंट सिचुएशन अगर इक्विटी मार्केट्स में देखें तो वॉलेटिलिटी बहुत है, तो एक टाइप से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है और ये एनालिस्ट का मानना है। हाल ही में जो है इंदौर के ग्रीन बॉन्ड्स भी जो है लिस्टेड हुए थे और वहाँ पे एक अच्छी सब्सक्रिप्शन भी देखने मिली। और चलिए अब बात करते हैं बेंगलुरु में हो रहे G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक की। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जार्जिवा जैसी हस्तियों की मौजूदगी में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर समेत कई आमंत्रित सदस्य और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के चीफ हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। मीटिंग में मल्टीलैटरल बैंकों को मजबूत करने पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम आशा करते हैं कि आप उसी सकारात्मक भावना को वैश्विक इकोनॉमी में प्रसारित करने में सक्षम होंगे। Your meeting marks the first ministerial level dialogue under India's G20 presidency. Even as I convey my best wishes to you for a productive meeting, I am aware of the challenges you face. You represent the leadership of global finance and economy at a time when the world is facing serious economic difficulties. The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision. One Earth, one family, one future. Excellencies, even as the world population has crossed 8 billion, progress on sustainable development goals seems to be slowing down. We need to collectively work to strengthen multilateral development banks for meeting global challenges like climate change and high debt levels. और वहीं G20 की इस बैठक में ग्लोबल मुद्दों समेत भारत की ग्रोथ स्टोरी की भी चर्चा हो रही है। साथ ही यहां पहुंची हस्तियों पर भारत की संस्कृति का जादू भी सिर चढ़कर बोल रहा है। IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साड़ी में नजर आई।
तस्वीरों में इनकी शानदार केमिस्ट्री के साथ साड़ी का रंग भी एक ही नजर आ रहा है। दोनों ने लाल रंग की साड़ी पहनी है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तस्वीर ट्वीट करते हुए गोपीनाथ ने लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ G20 की वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में अच्छी बातचीत हुई। इस दौरान कई अच्छी चीजों पर हमने बात की। बैठक में स्वीडन की डिप्टी PM और वित्त मंत्री नादिया कालविनो भी साड़ी में नजर आई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और चलिए अब बात करते हैं ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मेघालय दौरे की। शिलांग में रोड शो के बाद PM मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान PM ने कहा कि मेघालय ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया उसका कर्ज वो जरूर चुकाएंगे। विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि निराशा के गर्त में डूबे लोग मोदी तेरी कब्र खुदेगी कह रहे हैं, लेकिन भारत की जनता मोदी का कमल खिला रही है। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, मैं आपको भी इसे कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी। और इस साल अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर रहने के आसार जताए जा रहे हैं और इससे कम बारिश की आशंका बढ़ गई है। निजी मौसम एजेंसी स्काई मेट के महेश पलावत ने हमसे खास बातचीत में कहा कि अल नीनो बनने के संकेत हैं, लेकिन सही तस्वीर अप्रैल में साफ होगी। और इंडिकेशन यही है कि इवॉल्विंग अल नीनो बन रहा है, और पहले भी ये इंडिकेशन तो आ रहे थे क्योंकि लगातार 3 साल से ला नीना कंडीशन बनी हुई थी, जो ट्रिपल डिप ला नीना बहुत रेयर होता है। तो उसके बाद अल नीनो आना स्वाभाविक है, और अब धीरे धीरे जो वार्मिंग हो रही है ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, वो दिखाई दे रही है। और बस ये था जो हमारे पहले सीनियर्स है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्प्रिंग बैरियर है उस समय जो डेटा है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन इंडिकेशन जब मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि अल नीनो की तरफ हम जा रहे हैं और इवॉल्विंग अल नीनो बन जाएगा। पहले अभी ला नीना कंडीशन बनी हुई है और धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन में आएंगे, और जब मानसून आएगा उस समय अल नीनो प्रभावी होने लगेगा। तो इसका असर यही होगा कि अभी तक जो हमने देखा है कि पिछले 50 साल का डेटा अगर देखें तो उसमें 80% समय जब अल नीनो था तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई थी, और उस 80% में से भी 60% ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिली थी। तो इस समय लग रहा है कि सामान्य से कम मानसून रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध को आज 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन लाखों जानें गंवाने के बाद भी दोनों देशों ने सबक नहीं सीखा है। शांति कायम नहीं हो पाई है। युद्ध के 1 साल पूरे होने के एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र आम सभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इसमें मांग की गई कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकले। भारत इस वोटिंग से दूर रहा। युद्ध के 1 साल होने के बाद मौजूदा हालात में क्या शांति की कोई गुंजाइश है? भारत के नजरिए से इस खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी। ये यूक्रेन का लड़ाई का 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी लड़ाई चल रहा है। अब लग रहा है ये लड़ाई खत्म होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि रशिया का जो पोजीशन है, यूक्रेन का जो पोजीशन है, वो सेम है और कोई चेंज नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने पड़ेगा, अभी अमेरिका
सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, वेस्ट सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, बहुत सारे हथियार दिए हैं और अब जो लग रहा है ये लड़ाई चलेगा। दूसरे तरफ देखने पड़ेगा भारत का पोजीशन अभी भी सेम है। भारत कह रहा है ये लड़ाई अभी खत्म होना चाहिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग होना चाहिए और डिप्लोमेसी से सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन ये बात कोई मान नहीं रहे हैं, लड़ाई चल रहा है। ये भी मानने पड़ेगा भारत का जो पोजीशन है, भारत एससीओ में है, एससीओ मीटिंग होने वाला है, समिट मीटिंग होने वाला है इस साल, तो वहाँ शी जिनपिंग आने वाले हैं, व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, ये सब है। भारत G20 में भी है, जहाँ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और रशिया और चाइना भी है। तो भारत का पोजीशन जो है तो बहुत ही सिचुएशनली इट इज़ अ सेंसिटिव सिचुएशन, क्योंकि इस साल G20 होगा, इस साल SCO समिट होगा। तो भारत अभी भी कह रहे हैं देखिए द वॉर हैज टू एंड, डिप्लोमेटिक डायलॉग होना चाहिए। और इधर TMT बार और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मैन्युफैक्चरर SRMB स्टील ने हाल ही में SRMB माइंडस्पीक इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट के जरिए SRMB अपने ब्रांड को मजबूती से दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। पूर्वी भारत में स्टील उत्पादन के प्रमुख SRMB ने हाल ही में SRMB माइंडस्पीक का आयोजन किया। SRMB माइंडस्पीक के इस मंच पर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स पंकज त्रिपाठी और कपिल देव एक साथ दिखे। ये समारोह SRMB की मजबूत नींव और दशक भर चलने वाले इनोवेशन के लिए था। इस अवसर पर SRMB के डायरेक्टर आशीष बेरीवाला ने ब्रांड की टैगलाइन लीडरशिप एंड इनोवेशन के बारे में बात की। Leadership through innovation has been the core of our belief since the inception of our company. If a brand or an organization has to stay relevant, there has to be continual improvement and I would say innovation in product, processes, services and systems. So it has been our core philosophy. We have had a lot of first achievements in our industry to our credit. A lot of innovation, be it the rib design in proprietary rib design in TMT bar, be it some of the marquee after sales service initiatives we have taken. So that has been the core on which we have built the brand proposition, and that is why SRMB today has been a preferred brand for a lot of our customers all over the country. SRMB के ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव और पंकज त्रिपाठी ने कंपनी के साथ अपने जुड़ाव और पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा देखी गई वृद्धि के बारे में बात की। मेरा एसोसिएशन पुराना है, लगभग 2 साल होने को आने वाले हैं, और जैसे मुझे पता चला था कि धोनी जी और कपिल सर पहले से जुड़े हैं, मैं दोनों का खुद भी फ़ैन हूँ और उनके खेल का और व्यक्तित्व का, तो मुझे लगा तो बड़ी अच्छी मतलब मेरे लिए भी होगा कपिल सर धोनी जी के साथ जुड़ना एक ब्रांड के तहत। I'm happy and proud to be with them and I hope their success will come out bounce and they will do so well so country can feel proud about them. SRMB का अब एक ही लक्ष्य है अपने इस ब्रांड को पूरे भारत में ले जाना।